4 मई 2026 सुबह के ठीक 8:30 बजे थे। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में सन्नाटा इतना गहरा था कि आप गिरती हुई सुई की आवाज भी सुन सकते थे। टीवी स्क्रीन पर नंबर ऐसे बदल रहे थे जैसे किसी ने भारत के सियासी नक्शे पर केसरिया रंग की बाल्टी उड़ेल दी हो। जो लिबरल्स जमात कल रात तक एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज कर रही थी, उनकी आंखों की नींद अब हकीकत देखकर उड़ चुकी थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनाव था या ये फिर उस लिबरल सोच का अंतिम संस्कार था जिसने दशकों से भारत को उत्तर दक्षिण, हिंदू मुस्लिम और अगड़े पिछड़े में बांटने की इंडस्ट्री चला रखी थी। आज बात उस बंगाल की होगी जहां सिंडिकेट का अहंकार टूटा। बात उस आसाम की होगी जहां डेमोग्राफी को हथियार बनाने वालों को डेटा से मात मिली। और बात उस दक्षिण भारत की होगी जहां सनातन विरोध के नाम पर दुकान चलाने वालों का शटर हमेशा के लिए गिर गया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 2026 की ये स्क्रिप्ट दिल्ली के स्टूडियोज में नहीं बल्कि भारत की उस जनता ने लिखी है जिसे इन्होंने अनपढ़ समझकर खारिज कर दिया था। बंगाल का महाशुद्धिकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकार जिसके खिलाफ जमीन पर इतना गुस्सा हो, वो चुनाव दर चुनाव जीत कैसे जाती है? जवाब उस डब्बे में नहीं था जिसे आप ईवीएम कहते हैं। जवाब उस लिस्ट में था जिसे आप अपनी नागरिकता की पहचान कहते हैं, आपकी वोटर लिस्ट। 2026 की असली पटकथा वोटिंग के दिन नहीं बल्कि एसआईआर 2025 के दौरान लिखी गई थी। जब इलेक्शन कमीशन ने बंगाल की गलियों में ग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू किया तो ममता दीदी का वो अभेद्य किला दरकने लगा जिसकी नींव ही रेत पर खड़ी थी। 91 लाख फर्जी वोटर। जरा ठहरिए और इस आंकड़े की भयावहता को समझिए। ये संख्या इजराइल या स्विट्जरलैंड जैसे देशों की पूरी आबादी के बराबर है। इसका मतलब है कि बंगाल के हर 8वें वोटर की पहचान डाउटफुल थी। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में डेटा ने गवाही दी कि हजारों लोग एक ही पते पर वोटर बनकर बैठे थे। जब इन 91 लाख फर्जी ऑक्सीजन सिलेंडरों को सिस्टम से काटा गया तो सिंडिकेट राज का दम घुटना लाजमी था। लिबरूस ने आसमान फिर पर उठा लिया। कहा गया कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब डेटा बाहर आया तो उनकी बोलती बंद हो गई। जो नाम हटाए गए उनमें सबसे बड़ी संख्या मृतक और डुप्लीकेट वोटर्स की थी। ये किसी समुदाय पर हमला नहीं था, ये उस डेमोक्रेटिक फ्रॉड पर सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने बंगाल के असली और ईमानदार नागरिकों का हक छीन रखा था। लेकिन सिर्फ तकनीक से सत्ताएं नहीं बदलती। सत्ताएं तब बदलती हैं जब जनता के मन से भय का साम्राज्य खत्म हो जाता है। अगस्त 2024 का आरजी कर कांड। इसको भी कहना पड़ रहा है कि हाँ, पहले बलात्कार किया गया था और फिर उस डॉक्टर की हत्या किया गया है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो बंगाल के घिनौने सिस्टम का नंगा नाच था। जब पुलिस और प्रशासन सबूतों को सुरक्षित करने के बजाय अस्पताल के उस हिस्से को रेनोवेट करने में लगे थे, तब बंगाल की हर माँ बेटी को यह समझ में आ गया कि माँ माटी मानुस का नारा सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है, सुरक्षा की गारंटी नहीं। और फिर आया संदेश खाली का सच। उठाके पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था वो एक ऐसा घाव जिसने बंगाल की आत्मा को छलनी कर दिया। शेख शाहजहां जैसे लोग प्रशासन की सरपरस्ती में सालों तक हिंदू महिलाओं का सिस्टमैटिक शोषण करते रहे। 2026 में बंगाल की महिलाओं ने जो 92% की रिकॉर्ड वोटिंग की, वो केवल एक बटन दबाना नहीं था, वो अपनी गरिमा के लिए लड़ा गया आधुनिक महाभारत था। जब दिल्ली के एसी स्टूडियो में बैठे एनालिस्ट बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब बंगाल के 11,000 गांवों में एक साइलेंट फोर्स जमीन पर काम कर रही थी, आरएसएस। पिछले 4 सालों में शाखाओं को 6,000 से बढ़ाकर 11,000 के पार ले जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने सेवा बस्ती मॉडल को हथियार बनाया। जहां सिंडिकेट के गुंडे सरकारी योजनाओं के बदले कट मनी मांगते थे, वहां इन स्वयंसेवकों ने मुफ्त शिक्षा, मेडिकल कैंप और अनाज पहुंचाया।
उन्होंने गरीब हिंदू वोट को जातियों के जाल से निकालकर राष्ट्रवाद के गौरव से जोड़ दिया। परिणाम आपके सामने है। दीदी खेला होबे कहती रही और जनता ने पूरा मेला ही उजाड़ दिया। बंगाल ने बता दिया कि जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा लांघते हैं तो भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाते हैं। आसाम का अभेद्य दुर्ग। आसाम, जिसे लोग कभी सिर्फ चाय के बागानों के लिए जानते थे, वो 2026 तक आते आते भारत की डेमोग्राफिक लेबोरेटरी बन चुका था। दशकों तक गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक एक ही नैरेटिव बेचा गया कि घुसपैठ एक मिथक है। लेकिन जब मूल निवासियों की पहचान पर खतरा आया, तब उदय हुआ एक ऐसे चेहरे का जिसने पॉलिटिकल करेक्टनेस की धज्जियां उड़ा दी। हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने वो किया जो दरबारी के चश्मे से असंभव था। उन्होंने सीधे उस मियाँ पॉलिटिक्स की जड़ पर प्रहार किया। 2026 के नतीजों के पीछे असली जादू ईवीएम का नहीं बल्कि डिलिमिटेशन का था। चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं ऐसे बदली गई कि घुसपैठियों के वोट बैंक की ताकत को बेअसर कर दिया गया। 126 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें ऐसी सुरक्षित की गई जहां असम का भूमिपुत्र ही किंग मेकर होगा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा, लेकिन हिमंता ने इसे आसामिया गौरव का पुनर्जन्म करार दिया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है कि आप अपने ही घर को सुरक्षित कर दें? लिबरूस का सबसे बड़ा हथियार, विक्टिम कार्ड। उन्होंने कहा कि मदरसों पर बुलडोजर चलाना नफरत है, लेकिन डेटा देखिए, जब हिमंता सरकार ने सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदला, मकसद था उस समाज के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर और साइंस की किताबें देना। आसाम ने पूरे देश को एक नया मॉडल दिया, डेटा ड्रिवन नेशनलिज्म। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने घुसपैठियों की पहचान के लिए डिजिटल मैपिंग और स्वदेशी मुसलमानों को कट्टरपंथियों से अलग कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा। आसाम ने अपनी लड़ाई जीत ली। द्रविड़ राजनीति का विसर्जन। तमिलनाडु, वो राज्य है जहाँ के राजनेताओं ने दशकों से दिल्ली को ये समझाया कि यहाँ का धर्म सिर्फ द्रविड़वाद है। हमें बताया गया कि यहाँ सनातन शब्द से नफरत की जाती है, लेकिन 2026 की उस सुबह ने दिखा दिया कि जब एक जननायक अपनी जड़ों की बात करता है तो बड़े बड़े किलों के बुर्ज मिट्टी में मिल जाते हैं। थलपति विजय, सुपरस्टार तो वो पहले से ही थे, लेकिन 2026 में वो द्रविड़ राजनीति के आखिरी विध्वंसक बनकर उभरे। अपनी पहली ही चुनाव में उन्होंने 108 सीटें जीतकर डीएमके के उस अहंकार को चूर चूर कर दिया। लिबरूस का नैरेटिव क्या था कि तमिल प्राइड का मतलब है सनातन का विरोध। इन्होंने सनातन की तुलना मच्छर और डेंगू से की, लेकिन विजय ने तमिल पहचान को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़ दिया। 2026 के नतीजे गवाह हैं। तमिलनाडु की जनता भाषा के नाम पर बंटने के लिए तैयार थी, लेकिन आस्था के नाम पर कटने के लिए बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन राजनीति में एक वोट से घमंड टूटता है। तिरुपतूर सीट पर डीएमके के कद्दावर मंत्री मात्र एक वोट से हार गए। ये उस कैश फॉर वोट इंडस्ट्री की हार थी जिसे डीएमके ने दशकों से पाल रखा था। विजय ने द्रविड़ राजनीति के उस जहरीले नैरेटिव को खत्म कर दिया जो कहता था कि हिंदी आपका दुश्मन है। उन्होंने तमिल राष्ट्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद का पूरक बना दिया। जिस जमीन पर पेरियार के नाम पर अधर्म का व्यापार होता था, वहां अब नमो और विजय की गूंज है। केरल का मेटाबॉलिज्म। केरल, जिसे हम गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, क्या वो वाकई आज भी भगवान का अपना देश है, या फिर वो एक ऐसा वेटिंग रूम बन चुका है जहां से हमारी बेटियां गायब हो रही हैं? 2026 के चुनावी नतीजों ने उस खौफ को आवाज दी जिसे सालों से इस्लामोफोबिया का नाम देकर दबाया गया था। सरकारी आंकड़े गवाह हैं। केरल विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि राज्य में धर्म परिवर्तन के मामले केवल संयोग नहीं हैं। जब हम लव जिहाद की बात करते हैं तो दिल्ली के बुद्धिजीवी इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन उन पिताओं से पूछिए जिनकी बेटियां सीरिया या अफगानिस्तान पहुंच गई। लिबरूस का तर्क है कि ये निजी पसंद है, लेकिन जब एक ही पैटर्न पर हजारों पसंद दिखाई दें तो क्या उसे पसंद कहेंगे या कोई साजिश?
केरल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा ईसाई समाज का मोहभंग। जब पाला के बिशप ने नारकोटिक जिहाद का मुद्दा उठाया तो वामपंथी सरकार ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। यही वो पल था जब केरल का मेटाबॉलिज्म बदल गया। ईसाई और हिंदू समाज को समझ में आ गया कि अगर आज वो साथ नहीं हुए तो कल केरल की पहचान सिर्फ इतिहास में बचेगी। पीएफआई जैसे संगठनों पर केंद्र की स्ट्राइक ने केरल के उस डर को खत्म कर दिया जो दशकों से यहाँ के गांवों में राज करता था। केरल का युवा जो साक्षर तो था लेकिन गुमराह किया गया था, उसने अब लाल झंडे को छोड़कर तिरंगे को चुना है। अंतिम निर्णय, एक नए भारत का सूर्योदय। 2026 के इन चुनावी नतीजों ने केवल मुख्यमंत्री नहीं बदले, उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को ही नष्ट कर दिया जिसे विपक्ष दशकों से चला रहा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ का विभाजन। 2026 ने साबित कर दिया कि जब बात नेशन फर्स्ट की आती है तो कन्याकुमारी की लहरें भी वही भाषा बोलती हैं जो हिमालय की हवाएं बोलती हैं। विपक्ष को अब समझ लेना चाहिए कि उनकी समस्या ईवीएम में नहीं, उनकी उस तुष्टीकरण वाली सोच में है। जब आप सनातन को गाली देते हैं, जब आप घुसपैठियों में वोट बैंक ढूंढते हैं, तो जनता सिर्फ सरकार नहीं गिराती, वो आपके नैरेटिव का अंतिम संस्कार कर देती है। 2026 की ये जीत केवल अंत नहीं बल्कि 2029 की नींव है। अब भारत का पॉलिटिकल सेंटर केवल दिल्ली नहीं है बल्कि पूरा हिंदुस्तान है। दोस्तों, 2026 ने अपनी कहानी लिख दी है। अगर आपको लगता है कि ये रिसर्च उस सच को बयां करती है जिसे मीडिया दिखाने से डरता है, तो इसे हर राष्ट्रवादी भारतीय तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अखंड भारत की यात्रा में हमारे साथी बने। सच्चाई कड़वी हो सकती है लेकिन देश से बड़ी नहीं हो सकती। जय हिंद।